ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि हमारा सेक्शन सी अकाउंटेंसी का वीडियो चालू हो चुका था, है ना। कल हमने एक पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया था, जिसको मैंने डिटेल में खींचने का ट्राई किया था। अगर वो नहीं कंप्लीट किए होंगे तो कर लेना, पहले डायरेक्ट ये पेपर 5 पे मत आना, आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। रीजन इज कि बेसिक्स में उसमें डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें जो क्वेश्चन खींचूंगा वो थोड़े स्पीड में खींचूंगा, ठीक है। इसमें मैं 2 पेपर खींचने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए देखेंगे, आज हमारा जो वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा डे 5, है ना। डे 5 में हम अगले पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, समझेंगे। देखिए ये 2 चीज मैं लिख दिया हूं फिर से, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। हर वीडियो के शुरू में यही चीज लिख रहा हूं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब मेरा टाइम है पढ़ने का, मेरा इच्छा नहीं हो रहा है पढ़ने का, लेकिन मैं पढ़ूंगा, है ना। मेरे को कोई बात का टेंशन हो रहा है लेकिन मेरा टाइम है पढ़ने का, तो मैं पढ़ूंगा, है ना। मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, कोई काम अच्छा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये कि मेरा समय है तो मैं वो काम करूंगा, भले दुख के साथ करूं, खुशी के साथ करूं, मौज में करूं, एकदम टेंशन में हूं, वो हाल में करूं, लेकिन मैं करूंगा काम। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन वालों का लाइफ है ना, ऐसा ऐसा जाता है, देखो ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से देखो ऊपर फेस में जा रहा है कि ना, है ना। ये डिसिप्लिन वालों का बहुत मजेदार रहता है। ये लोग धीरे धीरे ही बढ़ेंगे लेकिन बढ़ते चले जाएंगे। मोटिवेशन, जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन वाले होते हैं ना, उनका लाइफ ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ेंगे ऐसा, फिर उसके बाद उनको बुक छूने में तकलीफ, है ना, उनको एकदम गुस्सा आएगा, पढ़ूंगा नहीं मैं, है ना। तो देखो कई बार मेरा भी इच्छा होता है कि वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत बार सोचता हूँ, अरे यार बहुत लंबा वीडियो शूट करना है, रात का टाइम है, थोड़ा सो लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं या कोई गेम खेल लेते हैं, है ना, कोई मूवी देख लेता हूँ। नहीं देखता हूँ मैं, है ना। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। 60 डेज डोंट ब्रेक डिसिप्लिन, एकदम तोड़ना ही नहीं डिसिप्लिन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले पेपर का सेक्शन सी। और मैं आपसे वादा करता हूं सेक्शन सी का पूरा मार्क्स मैं अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 का आपको प्रैक्टिस करवा के दूंगा, स्टैट्स में 100 आउट ऑफ 100 का करा के दूंगा, इको में करा के दूंगा, ओसी में करा के दूंगा। बस जुड़े रहना, डेली 2 वीडियोस आपको मिल रहे हैं, एकदम शेड्यूल के साथ तैयारी करते चलो। चलिए बाबू, आज नॉन स्टॉप में करवाऊंगा, वीडियो रोकूंगा नहीं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पेपर 2 मतलब किसी बच्चे के पेपर में पेपर 5 भी हो सकता है, ठीक है। शीला, सुरभि एंड सीमा करके नाम होगा, वो जाके चेक कर लीजिएगा। पेपर 5 या पेपर 2 में जहां पे भी होगा वहां देख लेंगे, है ना। 3 नाम दिया है, शीला, सुरभि एंड सीमा। शीला, सुरभि एंड सीमा, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:5:1। ध्यान देते चलेंगे। शीला, सुरभि एंड सीमा, ये 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:5:1। ओके, आगे बढ़ेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। भाई उसने बोला कि सारे पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो बताओ। इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ ईयर वाज ₹1,92,000। ये देखिए प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया हमको, प्रॉफिट कितना दिया हमको, 1,92,000। पूरा कंपनी का प्रॉफिट इतना है। तो बताओ कि शीला को कितना प्रॉफिट मिला, सुरभि को कितना मिला और सीमा को कितना मिला। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लिखेंगे शीलाज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना होगा भाई, 1,92,000 में से इसको मिलेगा 2/8 हिस्सा, बराबर। सुरभि, सर 8 कहां से आ गया बता रहा हूं, सुरभि प्रॉफिट 5 2 7 1 8, इसका हिस्सेदारी कितना है 2/8, इसका हिस्सेदारी कितना है 5/8, इसका हिस्सेदारी कितना है 1/8, है ना। सुरभि प्रॉफिट 1,92,000 इंटू 5/8। और तीसरा जो पार्टनर है वो है सीमा। सीमाज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,92,000 इंटू 1/8। तीनों को कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 24,000 इंटू 2 48,000, बराबर। इसको इससे डिवाइड करेंगे 24,000 इंटू 5 1,20,000। एंड तीसरा सीमाज प्रॉफिट, ये 24,000 इंटू 1 24,000। देखो तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा पूछा था और मैंने तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा बता दिया। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 31। पेपर 2 का आंसर नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ रहे हैं हम 32 की तरफ,
मैंने आज आपको बोला थोड़ा स्पीड में खींचूंगा, रीजन इज कि ज्यादा टाइम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। कल मैं बेसिक्स डिस्कस कर चुका हूं, तो सिर्फ आज आपको प्रैक्टिस करना। और मैंने कल बोला था कि सेक्शन सी के आगे की चीजें आसान हो जाएगी अगर आज के वीडियो में आप ध्यान दोगे। तो 38 मिनट टाइम लगा मुझे वो एक वीडियो शूट करने में, है ना। 38 मिनट एक सेक्शन को करवाने में मुझे लगा, मतलब मैं पूरे बेसिक्स के साथ चला, है ना, पूरे बेसिक्स के साथ, ताकि आपको आगे के वीडियोस में तकलीफ ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूनम, चांदनी एंड कोमल। लिख लेते हैं, पूनम, चांदनी एंड थर्ड वन इज कोमल। 3 पार्टनर है ना। सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला था आप 3 मार्क्स उठा लोगे इसमें से। देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:2:1। उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट लॉस चेंज कर लेंगे, उसको कितना रखेंगे हम 1:2:2, मतलब ओल्ड रेशियो इनका इतना है, न्यू रेशियो इनका इतना है, बराबर। फाइंड करना है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो और पार्टनर। सैक्रिफाइस फार्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला उसके बाद कोई काम। एग्जाम में मैंने आपको बोला है कि आप स्टेप वाइज चलेंगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले हम पूनम का निकालेंगे, पूनम। पहले वीडियो कंप्लीट करो, फिर सारे सेक्शंस जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे सेक्शन का क्वेश्चन आप खुद से करके देखना, सब आएगा आपको। पूनम का देख लेते हैं। पूनम का ओल्ड शेयर कितना था 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है 1/5। टोटल 3/2=6 में से 3 हिस्सा इसका है ना। न्यू रेशियो कितना है 2:2=4=1/5 1/5। आई होप क्लियर है। सॉल्यूशन करेंगे, 6×5=30, 6×5=30, 5×3=15 और 6×1=6, कितना आ गया 9/30। नेक्स्ट चांदनी, चांदनी ओल्ड शेयर कितना है सर 2/6, न्यू शेयर 2/5, 6×5=30, 5×2=10, 6×2=12, -2/30। कल के वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में आपसे डिस्कस किया हूं ये चीज। कोमल, कोमल का क्या हिस्सेदारी था, ओल्ड शेयर है 1/6, न्यू शेयर है 2/5, 6×5=30, 5×1=5, 6×2=12। देखिए -7/30। ध्यान दीजिएगा ये माइनस वाली चीजें और प्लस वाली चीजों के साथ हम कैसे खेलते थे। देखिए क्या फाइंड कर रहे थे हम, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस के टाइम पे जो प्लस में आंसर आया मतलब इसका दोस्त है, मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। लेकिन जो माइनस में आंसर आया तो इसका उल्टा चल जाएगा, गेन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये 9 हिस्सा सैक्रिफाइस किया और ये 7 और 2 ये दोनों ने गेन किया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहां थोड़ा वीडियो रोकूंगा क्योंकि ये दिया है शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। मैं पहले तो सोचा था कि थियरी नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन थियरी करवाना भी जरूरी है क्योंकि आपको मैं नहीं करवाऊंगा तो करवाएगा कौन, है ना। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट का नोट्स मैं लिखवा देता हूं, फिर अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया तो इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए पहले तो ये समझिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कब है ना, और क्यों बनाते हैं। देखिए मैं आपको पहले एक डिटेल बता देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रीजन होता है और वो तभी बनाया जाता है जब कंपनी पूरी बंद होती रहती है, ठीक है। मतलब डिसोल्यूशन का जो टाइम होता है, कंपनी बंद होती रहती है तो एक अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का यूज किस चीज के लिए करते हैं, तो मान लीजिए जो हमने एसेट बेचा तो उससे पैसा आता है, तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं हम कर्जे का। कंपनी बंद हो रहा है तो भाई सारा झंझट खत्म होता है ना, जो असेट बचा है फर्नीचर जमीन ये सारा चीज बिकेगा और जिनको कर्जा देना है हम उनको पेमेंट करते रहेंगे, है ना। तो उसके जो प्रोसेस के लिए अकाउंट बना जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। देख लीजिए, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट भाई, है ना। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब कंपनी बंद हो रही होगी तब हम एक अकाउंट बनाते हैं। क्यों, टू गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू डिस्पोज ऑफ असेट, असेट को बेचने का काम करने का, एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इन सारी चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें देंगे। असेट को बेचने का प्रोसेस को इसको सेल भी लिख सकते हो, डिस्पोज ऑफ को सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। सेल ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। बढ़ेंगे आगे देखते हैं
हमने क्या पढ़ा? असेट को सेल करना, लाइबिलिटीज को पे करना। ओके, आपको अगर याद होगा तो मैंने जो कल के एंट्रीज में बताया था कि एक एंट्री होता है उसको रिकॉर्ड करने का, असेट्स वगैरह को, और दूसरा एंट्री होता है उसको सेल करने का, है ना। तो सेल करते टाइम पे पैसा आता है तो ऐसा लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है भाई? ये एंट्री है हमारा असेट बेचने का, ठीक है। असेट बेचा, उससे पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है हमारा एंट्री असेट सेल का। और वही चीज लाइबिलिटीज का पेमेंट का होगा तो कैसा होगा? पैसा जाएगा ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। पैसा आया तो डेबिट में कैश, और पैसा गया तो क्रेडिट में कैश, बराबर। और उसके जस्ट अपोजिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन। देख लेते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट, जो असेट बेचने से हमको पैसा रियलाइज होगा, मिलेगा, इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट में करेंगे, एंड क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और किसमें क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये असेट बेचने का एंट्री। आगे बढ़ेंगे, जब लाइबिलिटीज का पेमेंट करूंगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, डेबिट में क्या आ जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। कॉन्सेप्चुअल रहेंगे ना तो आपका प्रैक्टिकल और थियरी दोनों साथ साथ में करने में मजा आएगा। ये लाइबिलिटीज के पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। तो भाई मैं आगे तो ये बता सकता हूं ना कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट एंड डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बात खत्म, सिंपल। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, ये सारे रिकॉर्ड्स का पहले तो आपने ये बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, दूसरा आपने बोला कि भाई कहां कहां एंट्री जाता है, इसका इफेक्ट कैसा होता है, तीसरा जो भी इसका डिफरेंस होगा, जैसे डेबिट और क्रेडिट का रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाया उसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, तो उससे क्या होगा कि भाई द डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट जब पूरा आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि टैली करने के बाद या तो कंपनी प्रॉफिट में है या तो लॉस में है, और ये जो भी होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये डिफरेंस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में मान लो लॉस में है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है असेट ज्यादा था कर्जा कम था तो पैसा बच जाए, है ना, और कई बार ऐसा होता है कर्जा ज्यादा है असेट कम है तो भाई पैसा और देना पड़ेगा हमको, तो पार्टनर्स अपने पैसे ला कर देते हैं, ठीक है। एक आगे आप पॉइंट बना सकते हो, अगर रियलाइजेशन अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं हम, और अगर वो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। आप यहां आगे बढ़ा के लिख सकते हो। ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। बढ़ेंगे अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 31, 32 एंड 33। बढ़ेंगे 34 क्वेश्चन की तरफ। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री पास करो। पहला क्वेश्चन दिया है बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000। लिखता हूं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹50,000। मशीन का वैल्यू मेरी कंपनी में पहले कितना था? 50,000। अब ये मशीन या तो बेच दिया गया होगा या तो कोई पार्टनर लेके गया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, देख लेते हैं। आगे लिखा है विच इज टेकन ओवर बाय, मैं आधा लिख रहा हूं, विच इज टेकन ओवर बाय धवल, एक पार्टनर है ये, ठीक है, धवल फॉर ₹55,000, फॉर ₹55,000, है ना। 34 में 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 करके, तो तीनों का आंसर अपन करेंगे अच्छी तरीके से। यहां पे देखिए बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹50,000। अच्छा, असेट को पहले हम शो कैसे करते हैं? कुछ ऐसा लिखते हैं, कल के वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। पहले शो करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट क्या है? मशीन अकाउंट। पहले हमको शो करना रहता है कि भाई मेरे बुक में ये रिकॉर्ड है 50,000 बराबर। यहां तक क्लियर होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 50,000, ये रिकॉर्ड करने का एंट्री होता है। दूसरा जो एंट्री होता है वो या तो रियलाइज हो रहा होगा या तो पार्टनर लेके जा रहा होगा, है ना। तो देखते हैं विच इज टेकन ओवर बाय धवल। तो दूसरे एंट्री में हम क्या कर देते हैं? रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट में या तो हम कैश लिखते हैं अगर वो बिकता तो, लेकिन पार्टनर लेके जा रहा है, धवल है ना, तो लिख देंगे धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द अमाउंट? 55,000
55,000। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर आपको ये लॉजिक टफ लग रहा होगा तो कल वाली चीजें जाके देख लेना एक बार, उसका नोट्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कल इसका नोट्स बताया था, है ना। तो आज मैं बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करूंगा। आगे बढ़ेंगे। पार्टनर, क्वेश्चन है, पार्टनर बीजल, बीजल नाम की एक पार्टनर है, हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल। कंपनी का जो बिल्स पेएबल था ना, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है ना, बिल्स पेएबल ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपए का बिल्स पेएबल था कंपनी का, मतलब वो भरना बाकी था। वो चीज को बीजल ने बोला कि चलो मैं भर दूंगी, ठीक है, या मैं भर दूंगा, बीजल नाम से आप जो भी कंसिडर करें। ओके, तो पहले तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, तो बिल्स पेएबल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां रिकॉर्ड करते हैं सर? तो इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां लिखेंगे बिल्स पेएबल। रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से होता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 15,000। जिनका कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो उनको बहुत मजा आ रहा होगा। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, या तो ये लायबिलिटी का पेमेंट हुआ होगा, है ना, और या तो फिर इसको कोई पार्टनर बोला होगा कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, है ना। तो पहले रियलाइजेशन को डेबिट में लिख लेता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये पहला अगर स्टेप क्लियर है ना आपको कि असेट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लायबिलिटी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो दूसरा एंट्री आपको अपने आप हो जाएगा। देखिए, इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया था, इसमें रियलाइजेशन उल्टे में चला गया, डेबिट हो गया, है ना। पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर का नाम लिख लेंगे, टू बीजल्स कैपिटल अकाउंट, 15,000। ओके, सॉरी, एक मिनट। ओके, सो बच्चों सी क्वेश्चन पे आता है। लगता है रात को जग के तो सर्दी हो गया ना। पास्ट बैड डेट ऑफ ₹11,000, मेरा पुराना नुकसान हो गया था 11,000। बैड डेट का मतलब होता है ऐसा जो नुकसान हो चुका। ये कर्जा नहीं है, कर्जा होता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, ये कर्जा नहीं है। मेरा पुराना जो नुकसान हुआ था ना 11,000 रुपए का, तो जब कंपनी बंद आ रहा था तो भाई साहब का फोन आ गया, बोला भाई मैं 6,000 रुपये में अभी तुझे पेमेंट कर देता हूं। तो बताइए पैसा आएगा कि जाएगा? सोचिए, पैसा आएगा या जाएगा? मेरे को तो लग रहा है कि पैसा आएगा। क्या मैं लिखूं यहां पे कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज 6,000। 6,000 रुपया मिला ना, 6,000 का हम रिकॉर्ड कर देंगे। वही चीज जैसे पैसा आया तो ये रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया होता, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पेमेंट किया, बताइए पैसा जाएगा ना, डिसोल्यूशन का खर्चा गया, है ना। तो क्रेडिट में हम टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। कैश पे ध्यान देना, एक्सपेंसेस वगैरह के केस में, है ना, एक्सपेंस या इनकम के केस में कैश पे ध्यान देना, पैसे पे ध्यान देना। पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट में करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट में करेंगे। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, एनी 3 पॉइंट्स बोला है, 3 पॉइंट बताना है, मैं बोलता हूं आप लिख लीजिए, है ना। देखिए, शेयर जो होता है वो ऑनर्स फंड होता है। शेयर्स कैसा होता है? ऑनर्स फंड होता है, ऑनर्स फंड। और डिबेंचर जो होता है वो बोरोड फंड होता है। 3 ही पॉइंट पूछा ना, लिखेंगे शेयर्स इज द ऑनर फंड फॉर द कंपनी, डिबेंचर इज द बोरोड फंड फॉर द कंपनी। ठीक है, शेयर्स के रिटर्न में डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, डिबेंचर के रिटर्न में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आई होप क्लियर है। उसके बाद जो भी होल्डर होता है ना मेरी कंपनी का शेयर का, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, और इसको बोलते हैं हम डिबेंचर होल्डर ऑफ कंपनी। इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक और डिबेंचर वाला जो हमारा मेन वाला जो करना ही करना है वो तो करेंगे ही, है ना। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। इसको वोटिंग राइट होता है, शेयर होल्डर्स है वोटिंग राइट, है ना, बट डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, है ना। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया, 4 पॉइंट दे दिया हूं, 4 पॉइंट पे आप नोट्स बना के अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। 36 क्या लिखा है सर? ऑन 1/8/2017 नमस्कार लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर, मैंने आपको बताया था कि नोट्स बनाना सीख जाएंगे ना डिबेंचर वाला, बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन तो तय है, तो ये क्वेश्चन को तो बार बार प्रैक्टिस करना है हमको, है ना। ऑफ ₹100 पर शेयर, 100 रुपया पर शेयर का वैल्यू है। इसको कुछ में इशू किया होगा, ईच एट पार।
पार पे इशू किया, मतलब 100 रुपए पे ही इशू हुआ ये, बराबर। देन इसको रिडीम कितने में किया गया है? 120 रुपया, 120, इसको रिडीम किया गया है 120 रुपीज में, बराबर। तो करेंगे अभी अपन एंट्री करेंगे सारी चीजों का, जो कि मैं कल की भी वीडियो में बोला था, नहीं देखे अगर डिबेंचर का वीडियो तो कंप्लीट कर लेना ना, कंफ्यूज होते रहेंगे। ओके, पहला एंट्री, इशू का 2 एंट्री होता है। पहला एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितनी बार प्रैक्टिस कर सके, अरे क्वेश्चन तय है, जब क्वेश्चन तय है तो उसके जितना प्रैक्टिस कर सको, जितनी बार उसको प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन, उतनी बार करो। गाला मिले, मार्बल मिले, कहीं पे भी कुछ भी मिले, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें कौन सा अमाउंट करते हैं सर? जो इशू का अमाउंट होता है, जो भी इशू का अमाउंट है, 100 रुपए इशू का अमाउंट है, वही हम अमाउंट करेंगे। 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10 लाख। लॉजिक क्लियर? दूसरा जब एंट्री करते हैं तो पहले इशू को ध्यान में रख के करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं तो यहां पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट भी लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ है, 100 का सामान 100 पे इशू किए, सिंपल सा एंट्री। 2, जितना परसेंट भी डिबेंचर है, जो भी नाम रहेगा, क्या नाम है? 9%, लिखेंगे 2 9% डिबेंचर अकाउंट। पहले हम क्या करते हैं, पूरा इशू को ध्यान में रख के हम सेकंड वाला एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ऐसा लिख देंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे करूंगा तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे लिखूंगा, है ना। ये क्लियर? ये पूरा होने के बाद रिडीम को एक नजर घुमाते हैं कि भाई 100 का सामान है, इधर इधर इधर, उधर है इधर, 100 का सामान था, 120 पे रिडीम कर रहे हैं, है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो फेस वैल्यू और रिडीम के बीच में गैप है, इंटू 20। क्लियर है? 10,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हमने 2 लाख का रिकॉर्ड कर दिया। ये तो सिंपल सा था ना, 10,000 और डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला था? 10 लाख। ये सिंपल सा अमाउंट था, 10 लाख, और डिबेंचर भी था हमारा कितना? 10 लाख का, है ना। ये 2 लाख का एंट्री अलग से होता है, मैं बार बार रिपीट करता था, यहाँ मार्कर चेंज करके करवाता था, बट अब नहीं कराऊंगा, इतने बड़े पागल नहीं हो सकते आप, है ना। अगला एंट्री रिडीम का, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने रुपए पे रिडीम कर रहा हूं? 120 इंटू 120, बराबर। डेबिट में क्या लिखूंगा? जो भी डिबेंचर है मेरे पास वापस आ रहा है, लिखूंगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटू कितना हो जाएगा इसमें? 100। तो भाई 120 क्रेडिट में है यहाँ पे, तो 20 रुपया किस में चला जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा हमारा, डिबेंचर होल्डर को हमको कितना पेमेंट करना है? 120 इंटू 10,000, दैट मीन्स 12 लाख रुपया, जिसमें से डिबेंचर हमारा है 10 लाख का और हमको प्रीमियम भरना पड़ रहा है 2 लाख का। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होता है सर? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट है, डिबेंचर होल्डर को 12 लाख देना है, दे दो। विदाउट नरेशन लिखना रहता है एग्जाम में, आप जैसा मैं कर रहा हूं वैसे मत लिखना, थोड़ा सेपरेट करके लिखना, ठीक है। ये 4 एंट्री होता है, और इसके कॉन्सेप्ट मैं पूरा एक वीडियो में समझा के रखा हूं भाई। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का एक वीडियो बोला हूं कि कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, तो उस पर 2-3 बार मेहनत करो ना, खत्म करो ना झंझट यार, है ना। बढ़ेंगे अगले पेपर 3 की तरफ भाई। ओके, सो बच्चों डे 5 के कॉन्सेप्ट में हम पेपर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपका पेपर 6 होगा या तो आपका 3 होगा, जो भी होगा आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। 3 पार्टनर है ABC। पहले हम क्या करते हैं ना, वैल्यू लिखते हैं ABC, 3 पार्टनर। 31st क्वेश्चन बता रहा हूं सेक्शन C का। 3 पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है इनका।
पहले जो हमको गिवन होता है ना उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट बन चुका उसके बाद रियलाइज हुआ कि कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट। भाई एक मिस्टेक हो गया हमसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री हमने किया ही नहीं। मेरे पार्टनर से ड्राइंग को चार्ज करना था ना, ड्राइंग का पैसा लेना था, भाई ड्राइंग का इंटरेस्ट भरो, लेकिन हमने नहीं लिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कितना कितना ड्राइंग मिस्ड आउट हुआ है भाई, 2000 और क्या अमाउंट है 1600 और 1200। कैसे करते हैं वो समझिए। पहले आप करोगे करेक्ट, सॉरी करेक्ट किस में होता है वो समझो। जब तक कैपिटल होता या प्रॉफिट होता तो उसमें हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ऊपर आप करेक्ट एंट्री करते हो, नीचे आप रॉन्ग एंट्री करते हो, फिर जो डिफरेंस आता है उसके बेस पे डेबिट क्रेडिट का एंट्री करते हो, ठीक है। जो भी प्लस में अमाउंट आता है उस पे आप लिखते हो क्रेडिट, साइड में नोट्स बना लीजिएगा, और जिसका भी माइनस में अमाउंट आएगा उस पे आप क्या लिखते हो, डेबिट। बराबर। एक क्वेश्चन के साथ मैं काफी क्वेश्चंस आपको करवाते चल रहा हूं, ठीक है। ये ड्राइंग को छोड़ के बाकी किसी का भी गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो हम इस तरीके पहले करेक्ट वाला रिकॉर्ड करते हैं, फिर रॉन्ग वाला रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं। जो भी प्लस में आंसर आया वो क्रेडिट में जाएगा, जो भी माइनस में आंसर आया वो डेबिट में जाएगा। बराबर। लेकिन ड्राइंग के केस में क्या करेंगे भाई, ड्राइंग के केस में पहले हम कौन सा एंट्री लिखते हैं, रॉन्ग एंट्री, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, करेक्ट एंट्री। लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। पहले रॉन्ग फिर करेक्ट, तीनों पार्टनर का नाम लिख देता हूं, देखो पहले रॉन्ग फिर करेक्ट। अच्छा करेक्ट में क्या होना चाहिए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करेक्ट ये था, लेकिन रॉन्गली हमने वो पैसा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, तो इस गलती को अपन सुधारते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर, बराबर, ये टोटल का कॉलम रखते हैं। यह नाम लिख लेता हूं ए बी सी, ये अमाउंट रखते हैं टोटल, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से करना है भाई, तो ध्यान से एकदम। हाँ देखो गलती क्या हो गया है मेरे से वो अभी तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो छूटा है वो हमको क्वेश्चन में दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना अमाउंट, 2000, 1600, 1200, 2000, 1600, 1200, इतना इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे चार्ज करना था। मतलब टोटल अमाउंट कितना, 4800। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया तीनों पार्टनर का मिला के, 4800। यही 4800 हुआ क्या है, ये 4800 वो पार्टनर लोग क्या किए ना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट के लेके घर पे चले गए, है ना। लेकिन मुझे तो उनसे चाहिए था ना, ड्राइंग लिए थे तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उनको, है ना। तो वो पैसा वो लोग क्या किए थे, घर पे लेके चले गए। तो ये 4800 रुपए ए बी सी तीनों में बच चुका है। देखिए साइड में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, 4800 इंटू 5/10 पहले वाले का, है ना, और दूसरे वाले का 4800 इंटू 3/10, और तीसरे वाले का 4800 इंटू 2/10। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पहले वाले का आएगा 2400, दूसरे वाले का आएगा हमारा 1440, और सी पार्टनर का आएगा 960। बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे 2000 लेना था, 1600 लेना था, 1200 चार्ज करना था, लेकिन ये पैसा जो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था ना, वो पैसा ये लोग बांट के घर पे लेके चले गए। देखो गलती से क्या हुआ, ये तीनों में वो पैसा बट गया था। तो वो अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब 2400 में से 2000 गया कितना, 400, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस में है। 1440 में से 1600 गया, माइनस में 160 आएगा, बराबर। और 960 में से 1200 गया, मतलब माइनस में 240 आएगा। क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था उसको हमने किया, उसके बाद ये जो पार्टनर में गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसका रिकॉर्ड किया हमने, फिर रॉन्ग में से करेक्ट को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा, प्लस वाली चीजें क्रेडिट होगी। हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में ये दोनों चले जाएंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जिसका भी आंसर प्लस में आया है वो जिसका भी आंसर प्लस में आया है वो क्रेडिट में रहेगा। देखिए जिसका भी आंसर प्लस में आया वो किस में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। लिखेंगे टू एज कैपिटल
अकाउंट और जो भी माइनस में है वो कहाँ रहेंगे, डेबिट में। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख लेंगे भाई, बी में कितना 160, सी में 240 और क्रेडिट में ए में आ जाएगा 400। ये है हमारा रेक्टिफाइड एंट्री, ये बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट और ये बनेगा हमारा आंसर। आई होप लॉजिक क्लियर हुआ होगा, है ना। बाकी केस में मैंने क्या बोला आपको कि करेक्ट वाला ऊपर रखना रहेगा, रॉन्ग वाला नीचे रखना रहेगा, बाकी ये प्रोसेस सेम चलेगा, ठीक है। जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट, जो माइनस में आएगा वो डेबिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में रॉन्ग ऊपर करेक्ट नीचे, कहीं पे नोट्स बना के लिख लेना। बढ़ेंगे 32 क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों 32nd क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, तीन पार्टनर हैं डीएसपी, तीन पार्टनर, इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस थे वो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट होते थे पहले 1:1:1। ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1:1। आगे लिखा है दे हैड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:3:3, 1:3:3। ये बन गया उनका न्यू रेशियो। पूछा है हमसे कि भाई फाइंड आउट गेन, गेन फाइंड करने बोला। सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, गेन का फॉर्मूला लिखते हैं, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। निकालेंगे डी इज इक्वल टू, डी नाम है ना, तो डी का कैसे निकलेगा, न्यू शेयर कितना है 1/3 1/7 माइनस ओल्ड शेयर 1/3। उसके बाद एस का कैसे निकलेगा भाई 3/7 माइनस 1/3। देन पी 3/7 माइनस 1/3। अब सबको कैलकुलेट कर लो, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 माइनस 4/21 पहले वाले का आया। एस का क्या आएगा भाई 21, 3 3 जा 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2/21। ये प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये भी क्वेश्चन में आप लपेट दोगे, मार्क्स कटवा दोगे। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 2/21। ठीक है, ये जो है ये हमारा गेन निकाल रहे थे ना, तो ये माइनस में आया तो ये क्या बन जाएगा सैक्रिफाइस। बाकी जितने भी गेन निकाल रहे थे और प्लस में आंसर आया मतलब वो कौन है गेन। आई होप लॉजिक क्लियर है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेक्शन सी में पूरा मार्क्स मिल जाए, एकदम एक मार्क्स भी ना कटे आपका, उस चीज पे मैं काम कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन करना है, मैं आपको 5-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं यार। 6 में से 4 करना है, जिसमें मैं 5 प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस में जाना एकदम। एग्जाम दोगे तो मुझे याद करना थोड़ा, एग्जाम दे के आओगे तो ऐसा लगेगा हाँ एक मेंटर चुना था मैंने, है ना। देखो क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 33rd क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग असेट आर अपीयर्ड इन द बुक, कुछ असेट बुक में अपीयर्ड था, है ना, तो उसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री पास करना है। तो देखिए जितने भी असेट होते हैं उसका पहला एंट्री हम क्या करते हैं, पहले अपीयर करवाते हैं, तो अपीयर करवाने का ये एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितने भी असेट होंगे सारी चीजों को लिख दें। एक असेट होता खाली बिल्डिंग होता है, खाली बिल्डिंग का एंट्री करते हैं, है ना। बहुत सारे असेट हैं तो सबका नाम लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, और एक और असेट है टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कुछ इसी तरीके से हम असेट को अपीयर कराते हैं, पहला एंट्री ऐसा ही होता है हमारा, है ना। चलो सबका अमाउंट लिख लेते हैं। बिल्डिंग कितने का है भाई 1 लाख का, बिल्डिंग है हमारा 1 लाख का, फर्नीचर 20,000 का, गुडविल 10,000 का, और मशीनरी 15,000 का। ये सारा एंट्री लिख लिया हमने, 1 20 30 45 1,45,000 हमने रियलाइजेशन में एंट्री कर दिया। दूसरा एंट्री देखते हैं क्या हुआ है। कोई पार्टनर लेके गया है ये सारे असेट को, या फिर ये बिका है, क्या हुआ है। तो लिखा है रियलाइज ₹1,10,000 फ्रॉम बिल्डिंग, 25,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, नो वैल्यू इज रियलाइज फॉर गुडविल। देखो क्या बोल रहा है बिल्डिंग को जब हमने बेचा, मतलब बेचा जा रहा है ना, तो एक सिंपल सा एंट्री, रियलाइजेशन पहले डेबिट में था, तो अब क्या हो जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट में, क्योंकि बेच के पैसा आएगा ना, तो कैश तो डेबिट में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर? टोटल कर लेंगे अमाउंट की बेचने पे हमको कितना अमाउंट मिल रहा है, बाकी तो एंट्री तो आपको क्लियर है। असेट को बेच रहे हैं मतलब रियलाइज कर रहे हैं तो कैश आ रहा है और वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग को बेचा तो कितना रुपया आया हमारे पास, 1,10,000। बिल्डिंग बेचने पे 1,10,000 आ रहा है और फर्नीचर बेचने पे मुझे कितना मिल रहा है, 25,000। ये बेचने पे 1,10,000, फर्नीचर बेचने पे 25,000। फिर बोला एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, मशीनरी जो है वो जितने का था उतने पे ही बिका, मतलब 15,000 जितने का था बुक वैल्यू पे बिक रहा है ना। उसके बाद बोला कि नो वैल्यू इज रियलाइज फॉर गुडविल। गुडविल जब बेच रहा था तो भाई उसका कोई वैल्यू ही नहीं था, 10,000 का पहले था, लेकिन जब बेचने गया तो बोलता नहीं इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब मेरे पास टोटल पैसा कितना आया भाई बेच के, 1,10, 1,30, 1,40, 25 प्लस 15 1,40, 1,50 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना आया, 1.5 लाख रुपया मेरे पास आया, 1,50,000 1,50,000। एकदम ध्यान से कीजिए तो इसको एकदम ध्यान से कीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। मतलब कुछ बैलेंसेस दिए हैं जिसमें से 3 नाम दिया है। क्या क्या चीज का नाम दिया है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अगर आपके बुक में है तो इसके साथ आप क्या करोगे, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, तो भाई इसके साथ आप क्या करोगे, और डिप्रेशिएशन फंड। ये 3 चीज दिया है आपको, 3 मार्क का है ना, तो 1-1 मार्क का 3 क्वेश्चन बन गया है ना। डिप्रेशिएशन फंड, ये 3 चीज दिया है, ये तीनों का एंट्री आप कैसे करोगे डिसोल्यूशन के टाइम पे, जब आपकी कंपनी बंद हो रही होगी। जैसे बिल्डिंग दिख रहा है तो बिल्डिंग को आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, देन बेचने का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। तो ये सारी चीजें दिखेंगी तो आप क्या करेंगे, है ना। तो उसके कॉन्सेप्ट में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, देखिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना, मतलब एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं, तो वो सारी चीजें ना पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर क्या क्या चीज कैसे बढ़ता है, मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। मैंने एक सिंपल सा नोट्स बना लिया ताकि यही क्वेश्चन ना क्लियर हो, आगे भी पेपर में क्वेश्चन आए तो वो भी क्लियर हो जाए हमारा। लिखो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, भले वो कैपिटल रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो वो डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, आप पूरा पूरा लिखना है, फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। देन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये प्रॉफिट है तो, है ना, लॉस होगा तो लॉस का दूसरा एंट्री आता है। ठीक है, ये 4 चीज अगर आपको कभी भी दिखेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे तो उसको आप कहां लिखोगे, जाके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट सपोज करते हैं यहां मेरा जनरल रिजर्व था तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर, आंसर के हिसाब से ऐसा होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले वाले का रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से होगा। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का एंट्री कैसे होगा सर, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, आप पूरा पूरा लिखेंगे भाई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। ओके चलिए, ये तो हो गया कि भाई पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या, सॉरी क्रेडिट में क्या क्या लिखेंगे, है ना। तो आज के बाद ये सारे रिकॉर्ड्स आएंगे तो आपको तो क्लियर है कि इस तरीके से, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट वाला वर्जन दिया तो बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। डेबिट में क्या लिखते हैं तो ऐसा, ये इसका साइड में जो लिख रहा हूं ना इसका नोट्स बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर 2 बार इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इधर हम कौन सा वाला लिखते हैं, जो लॉस रहेगा,
ठीक है। जब क्वेश्चन में लॉस देके रखेगा तो ऐसा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट रहेगा तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन फंड आपको कहीं दिख रहा है? कहीं पे भी इतने और इतने में कहीं पे भी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एक आध क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपको। तो डेप्रिसिएशन फंड का एंट्री कैसे करेंगे? तो ये हमारे लिए बन गया है लाइबिलिटी। क्या बन चुका है हमारे लिए? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर है? जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं ना, ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। ये सारे जो हैं ये सब मेरे लिए रिजर्व्स थे, तो वो पार्टनर्स में बटेंगे। लेकिन जो चीज मेरे लिए लाइबिलिटी है, जैसे यहां पे दे देता डेप्रिसिएशन फंड, एक दे देता प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ये भी लाइबिलिटी है भाई, तो इसका भी ऐसे ही एंट्री करते हैं, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन ये था, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूं इसके रिगार्डिंग, ताकि आगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बने तो आप फंसो नहीं, ठीक है। ये नोट्स ध्यान में रखना, दिमाग में फिट करके बैठना। आगे बढ़ेंगे। ओके सो बच्चों, एक क्वेश्चन जो तुम्हारा वो अपना डिबेंचर वाला क्वेश्चन रहता है, जो मैं बोला हूं कि कंफर्म वो आएगा ही, और उसका प्रैक्टिस हर पेपर में करने का देख लेते हैं। 35 वाला क्वेश्चन लिखा है कि भाई इशू किया गया है 10,000 डिबेंचर। इशू कितना किया गया है? 10,000 डिबेंचर। अब धीरे धीरे आपको ऐसा हो जाएगा ना कि डिबेंचर वाला क्वेश्चन जुबान पे आ जाएगा। देख लेना, 10,000 डिबेंचर, ये पर डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 200 रुपया। इशू किया गया है प्रीमियम पे 5% का, 210 पे इसको क्या किया गया है? इशू किया गया है। इसको रिडीम कितने पे किया गया है भाई? 220 पे। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। पूछे क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि पेपर 1 में या पेपर 2 में, रुके मैं चेक कर लेता हूं, पेपर 1, यस पेपर 1, जब हम पेपर 1 कर रहे थे ना, तब ये क्वेश्चन को अपन ने किया था, है ना। पेपर 1 में हमने किया था, तो ये क्वेश्चन आप खुद से वापस से प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सर कुछ होमवर्क देंगे आज? होमवर्क चाहिए? ले लो। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, होमवर्क से मस्ती मत करना भाई। जो आपको होमवर्क दिया जाए वो कंप्लीट करके ही आना, ठीक है। जो भी आपको काम किया दिया जाए, ये कंप्लीट करने के बाद सीधा आज का होमवर्क पे जाएंगे। आज का होमवर्क क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का 2 वीडियो अवेलेबल होगा आपको, है ना। एक तो आपको होगा, उसमें देखिए बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी कवर्ड हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर वाला चैप्टर पे सर्च कीजिएगा, एग्रीकलचर सेक्टर, पीछे लिख दीजिएगा अभिषेक सर। एग्रीकल्चर सेक्टर के वीडियो सारे जाके कंप्लीट कर लेना, एकदम सारे के सारे। 2 ही वीडियो तो है ही है, लेकिन 2 वीडियो में ही काफी चीजें कवर, अराउंड 80 to 90% चीजें कवर्ड है उसमें, है ना। तो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, मजे में एकदम कंप्लीट करना और समझ के आना, और मुझे जरूर लिख देना कि हाँ सर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ताकि मुझे ऐसा रहे कि मैं आपके लिए फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे सेक्रीफाइसेस आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन को अच्छा बनाने में मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, वीडियो को लाइक मत करना भूलना, है ना। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि भाई आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगला पेपर 4, पेपर 5 अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट मैं हर दिन हर पेपर के ना 8 पेपर में डिस्कस करूंगा। वो 8 पेपर में ही आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से एक्यूरेसी ला दूं, है ना। बाकी जो 2-3 पेपर रहेंगे वो आपको खुद से डिस्कस खुद से करने पड़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर ने जो समझाया उस बेस पे मेरी चीजें हो पा रही है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।